वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। मैं आपको करवा रही हूँ बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट टीएस गरेवाल 2025 का मैं करवाने जा रही हूँ आपको सम नंबर 53। ठीक है, अभी मैं रीड आउट करने जा रही हूँ सम नंबर 53 को। तो क्या कहती है सम नंबर 53 की स्टेटमेंट? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ समता लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2025 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास ईयर्स देख लेने हमने 2025 गिवन है, 2024 गिवन है। तो बच्चों शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड के नीचे हमें गिवन है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस। नंबर 2 पे नॉन करंट लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, इसमें 8% डिवेंचर्स है। फिर हमारे पास करंट लायबिलिटीज है जिसमें हमारे पास है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, 8% बैंक लोन, ट्रेड पेएबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एसेट्स में हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और इनटेंजिबल एसेट्स में हमारे पास बच्चों गुडविल है। फिर हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, करंट एसेट्स भी करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, और कैश एंड कैश इक्वलेंट है। इसके बाद बच्चों नोट्स टू अकाउंट्स में हमारे पास शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लसेस नंबर 2 पे गिवन है नोट्स टू अकाउंट्स पे। इसमें हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, एंड सरप्लस इन द और बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास गिवन है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी costing rupees 60,000 on which depreciation was charged for rupees 20,000 was sold at 50% of its book value. Depreciation provided on tangible assets rupees 60,000. Income tax rupees 45,000 was provided. Additional debentures were issued at par on 1st October 2024 and bank loan was repaid on the same date. At the end of the year, preference shares were redeemed at a premium of 5%. तो लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों मैं करवाने जा रही हूँ आपको इसके एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स में हमारे पास हमने क्या करना है, मशीनरी अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर। तो ये रहा मेरा मशीनरी अकाउंट, ठीक है, ये जाएगा मेरा वर्किंग नोट्स में। इससे पहले मैंने क्या करा है बच्चों, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट तैयार कर लिया है। उसमें मेरे पास क्या है, हेडिंग है कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, नॉन कैश एक्सपेंसेस, फिर मैंने लिए माइनस नॉन कैश इनकम्स, इसको करके जो आएगा प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फिर मैंने ली करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, उसके बाद फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस टैक्स पेड, नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मशीनरी अकाउंट में मैंने लिखा डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, और डेबिट साइड पे मैंने लिखा टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट साइड पे लिखा मैंने बाय बैलेंस, कैरी डाउन। एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कौन सा बैलेंस हमारे पास ये बना है एसेट्स का। पहले हमारे पास 2024 का बैलेंस है 6,20,000 का, ठीक है जी। और बाय बैलेंस कैरी डाउन ये मेरे पास गिवन है 8,60,000 का। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर जो हमने एसेट को सेल करा है, मशीनरी कॉस्टिंग 60 पे डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी, यहाँ पे मैं निकालने लगी बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। 60,000 की मेरे पास मशीनरी थी, ठीक है, उस पे 20,000 की मेरे को मेजर डेप्रिसिएशन लग चुकी थी, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई 40,000 की। और इस 40,000 की एसेट को हमने कितने में सेल करा है, हमने सेल करा है 20,000 रुपीज में। तो 20,000 में सेल करने के बाद हमारे पास कितना लॉस आ गया, लॉस भी हमारे पास आ गया रुपीज 20,000। तो इसकी बच्चों मैं पोस्टिंग करती हूँ, ठीक है। पहले मैंने लिखा बाय बैंक asset is sold for rupees 20,000 by P&L loss कितना मेरे पास, ये कैलकुलेट करके आया रुपीज 20,000। इसके बाद अब देखो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो गिवन, डेप्रिसिएशन कितने की गिवन है
डेप्रिसिएशन इज गिवन फॉर रुपीज 60,000 की। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया बाय डेप्रिसिएशन, ये मेरी आ गई रुपीज 60,000 की। बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग ऑन डेबिट साइड, तो ये मेरा क्या आ जाएगा टू बैंक, ये मेरी आएगी बैलेंसिंग फिगर। अगर मैं टोटल करती हूँ क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 9,60,000। 9,60,000 में से मैंने माइनस कर दिया 6,20,000, तो मेरे पास कितनी आ रही है परचेज ऑफ मशीनरी, दिस इज कमिंग फॉर रुपीज 3,40,000। ठीक है जी, देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। 60 की मशीनरी थी, कॉस्ट प्राइस थी 60,000, उस पर डेप्रिसिएशन लगी 20,000 की, बुक वैल्यू रहेगी 40,000 की, एसेट को सेल करा 20,000 में, लॉस कितना हो गया 20,000। तो अभी मैंने इनको जब पुट करा तो मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन बाय बैंक बाय P&L, डेप्रिसिएशन इज गिवन, क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट इज शॉर्टर। तो ये मेरे पास आ रही है परचेज ऑफ मशीनरी। तो इनको मैं पोस्ट करती हूँ। इन्वेस्टिंग में मैंने लिखा परचेज ऑफ मशीनरी, पैसा जाएगा, आउटफ्लो होएगा पैसे का। यहाँ पे मैंने लिखा -3 लाख, डिटेल्स के कॉलम में 40,000। अब मेरा था सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये भी मेरा इन्वेस्टिंग में आएगा। सेल ऑफ मशीनरी, ये कितने की सेल करी है मैंने 20,000 रुपीज में, इनफ्लो होएगा प्लस में आएगा। उसके बाद लॉस नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये मेरे को कितना लॉस हुआ है, लॉस हुआ है रुपीज 20,000 का। डेप्रिसिएशन ऑफ अ मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन कितनी आई है, डेप्रिसिएशन हमें गिवन थी रुपीज 60,000 की। तो मेरी ये पोस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पे। ठीक है, ये मेरा अकाउंट बन चुका है। उसके बाद मेरे को लिखा था इनकम टैक्स प्रोवाइडेड रुपीज 45,000। तो बच्चों अब मैं बनाने जा रही हूँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, ये देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट आ गया, इसमें सिर्फ 4 चीजें आती हैं, टैक्स पेड है तो टू बैंक, प्रोविजन मेड है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, और प्रोविजन मेड नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले हम बैलेंसेस देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 40,000 का, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास 50,000 का, और यहाँ पे लिखा गया जो टैक्स प्रोवाइडेड मीन्स प्रोविजन मेड। तो प्रोविजन मेड मेरे पास कितने की थी, प्रोविजन मेड गिवन है 45,000 की, और टैक्स पेड मेरे पास कितना आ गया बच्चों, ये आ गया रुपीज 35,000 का। देखो फिर से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये प्रोविजन मेड है, इसको हमने कहाँ पे ऐड करना है, नेट प्रॉफिट में ऐड करना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं कॉलम बना रही हूँ। देखो मेरे पास कितना नेट प्रॉफिट होएगा, उसमें मैंने ऐड कर देनी है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितनी है बच्चों मेरे पास, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है रुपीज 45,000 की। ठीक है जी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेरे पास कितनी है रुपीज 45,000 की, टैक्स पेड कितना था 35,000 का, इधर मैंने लिखा टैक्स पेड माइनस में 35,000। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमें क्या लिखा गया है, एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2024। हम डिवेंचर की ट्रीटमेंट पे चलते हैं। डिवेंचर्स पहले थे 1,50,000 के, फिर डिवेंचर हमारे पास कितने हो गए हैं 2,60,000 के। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है इशू ऑफ डिवेंचर्स 1,10,000। ये मैंने लिख लिया इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये मेरे पास आ गए 1,10,000
10,000 के पैसा आ रहे हैं तो प्लस में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पहले हमने जो पैसा यूज करा है 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2024 टू 1 अक्टूबर 2024 तक हमने कितना पैसा यूज करा है? हमने यूज करा है 1,50,000। 1,50,000 पे इंटरेस्ट कितना था? 8%। 8% इसको यूज करा हमने 6 मंथ्स के लिए। तो हमारे पास बच्चों इंटरेस्ट कितना आ गया? ये ₹6,000 का हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, फिर हमने 1 अक्टूबर 2024 से लेके 1 अक्टूबर 2024 टू 31 मार्च 2025 तक हमने कितना पैसा यूज करा है? हमने और डिवेंचर इशू कर दिए थे 1,10,000 के, तो हमारे पास कितना आ गया था? 2,60,000। 260 था 8% इंटू 6/12। तो ये बच्चों हमारे पास कितना बनता था? इंटरेस्ट 10,400। अब अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनता है 16,400। फिर से सुनो, हमने डिवेंचर कितने के इशू करे हैं? 1,10,000 के। पहले हमारे पास 1,50,000 था। ठीक है, क्वेश्चन में बड़े क्लियरली लिखा गया है कि डिवेंचर्स आर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो 1 अक्टूबर 2024 तक हमने 1,50,000 पे 6% इंटरेस्ट लगा दिया। फिर ये डिवेंचर बढ़ के 260 के हो गए, तो 260 पे 8% 6 मंथ्स के लिए हमने फिर इंटरेस्ट लगा दिया। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नॉन कैश एक्सपेंडिचर में आता है। ये बना मेरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना आ रहा था? ये आ रहा था 16,400। ठीक है, 16,400 एक तो हमने यहाँ पे डाल दिया। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कहाँ पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा कितने से? 16,400 में। पहले हमने इसको नॉन कैश एक्सपेंडिचर में ऐड करा, फिर हमने इसको क्या करा? माइनस कर दिया। और बच्चों साथ ही यहाँ पे बैंक लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डेट। तो बैंक लोन की भी ट्रीटमेंट है। देखो बैंक लोन हमने क्या करा? बैंक लोन का जो इंटरेस्ट पे करना है, तो बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने कितने पैसे को यूज करा। तो स्टेटमेंट में क्या गिवन है? बैंक लोन ये हमारे पास गिवन है करंट लायबिलिटीज में 50,000 से। ये पहले 50,000 था, फिर ये कितना हो जाता है? 40,000 का हो जाता है। तो हमने यहाँ पे बैंक लोन को पे कर दिया 10,000 से। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग में लिखा बैंक लोन पेड। बैंक लोन पेड आ गया। ठीक है, ये कितने से आ गया? -10,000 से। ठीक है, क्योंकि पहले 50,000 था, फिर ये कितना हो गया? 40,000 का हो गया। तो बच्चों अब हम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी सेम जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैलकुलेट करा है वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे कि पहले 50,000 पे 8% फॉर 6 मंथ्स के लिए। देखो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये मैंने करा पहले 50,000 पे। ठीक है, 50,000 इंटू 8% इंटू 6/12। तो 6 मंथ्स के लिए ये कितना बनता है? ये बनता है 2,000 का। ठीक है, फिर हमने जब लोन रीपे कर दिया तो कितना हो गया? 40,000। 40,000 इंटू 8% इंटू 6/12। तो इसको हमने कितना इंटरेस्ट लगा? 1,600। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? 3,600। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लो बैंक लोन की ट्रीटमेंट। बैंक लोन हमारे पास करंट लायबिलिटी में गिवन है 50 से 40 हो गया। ठीक है, जब हमने एडिशनल डिवेंचर का पॉइंट करा था उसमें लिखा था एडिशनल डिवेंचर आर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे लिखा है बैंक लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डेट। मींस हमने 1 अक्टूबर 2024 तक का इंटरेस्ट पे कर दिया। 1 अक्टूबर 2024 तक हमने 50,000 यूज करा था, उसका 8% 6 मंथ्स के लिए पे करा। फिर अक्टूबर से फिर हमने
1 अक्टूबर से 31 मार्च हमारा इंटरेस्ट कितना बना, ये बना 1600। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारा कितना बनता है 3600। तो इसकी भी देखो ट्रीटमेंट क्या होगी, यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंस भी हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये कितना आ गया 3600 प्लस हो गया, और फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड, ठीक है, ये आ गया -3600। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या कहा गया है, ठीक है। डिवेंचर्स एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर 3 लाख से 2 लाख के हो गए और उस पे हमने 5% प्रीमियम भी पे करा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स पे हमने कितना प्रीमियम पे करा है, प्रेफरेंस शेयर पे हम प्रीमियम पे कर रहे हैं 5%, मीन्स हमने 1 लाख पे करना था, 1,05,000 हमें पे करना पड़ा, उसमें हमने 5% प्रीमियम दे दिया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारी सारी अब जो कवर हो चुकी हैं, जो हमारा मीन्स एडजस्टमेंट्स थी, अब हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। शेयर कैपिटल में हमारे पास क्या गिवन है, इक्विटी शेयर्स। तो अब हम चलेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये हो गए हमारे पास 1 लाख के इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये हमारे पास कितने आ गए ₹1 लाख के। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये हम डाल चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया नंबर टू पे लॉन्ग टर्म बोरिंग डिवेंचर की ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग 8% बैंक लोन की ट्रीटमेंट कर चुके हैं। ट्रेड पेएबल्स, तो हमारे पास आ गया इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, ये बच्चों कितना आ रहा है हमारे पास, इंक्रीज हो रही है 10,000 से, ठीक है। कितने पहले कितने थे, 1,10,000 से 1,20,000 हो गया। फिर था शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये भी हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों चलते हैं, हमारे पास एक ट्रीटमेंट गिवन थी जनरल रिजर्व की। तो जनरल रिजर्व में हमने एनपी, हम देखते हैं कि जनरल रिजर्व में सबसे पहले क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम पहले हमारे पास रिडम्पशन का हमने पे कर दिया 1,05,000, जब हमने पहले हमारे पास था 0, फिर हमारे पास हो गया 10,000, तो ये हमारे पास आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम, हमारे पास आता है ₹10,000 का। तो इसको हम लिख देते हैं फाइनेंसिंग में सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। स्पेस के कारण मैं थोड़ा ये ऊपर लिख रही हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, ये हो गया ₹10,000 का। उसके बाद बच्चों हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन थे 120 से 150 के हो गए। तो जनरल रिजर्व ये भी मैंने ऐड करनी है नेट प्रॉफिट में। जनरल रिजर्व हमारे पास गिवन है ₹30,000 के, ठीक है। जब अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो जनरल रिजर्व कितने के बन रहे हैं, ₹30,000 के। अब अगर बच्चों मैं एनपी देखती हूँ, सरप्लस मेरे पास कितना था 1,50,000 माइनस 1,40,000, तो नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना बनता है 2,90,000 का। अब 2,90,000 प्लस 45,000 और प्लस अगर मैं करती हूँ मीन्स 30,000, तो ये मेरे पास एनपी आता है ₹3,65,000 का। इसको भी मैंने पुट कर दिया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलते हैं एसेट साइड पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। गुडविल कितने से राइट ऑफ हो रही है, गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, कितने से कम हो रही है ₹25,000 से। तो यहाँ पे मैंने लिखा गुडविल रिटर्न ऑफ, ये लिखा ₹25,000 से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ₹25,000 के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 80,000 से 1,25,000 की हो गई हैं। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ये होती है 45,000 से।
तो इसको मैंने लिखा -45,000, ठीक है, माइनस में आ गया 45,000। उसके बाद हम चलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के बाद करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, स्टॉक। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री -95,000 है, ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो ये मेरी आ गई -95,000 से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इन्वेंट्री के बाद हमारे पास क्या आगे बना है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सेम है। उसके बाद हमारे पास क्या आगे बना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं कि नहीं हुई। हाँ जी बच्चों, हमारे पास था 3,65,000 और 20,000, 60,000, फिर है 16,400, 3,620, 5,000। तो जब हम नॉन कैश एक्सपेंसेस का बच्चों टोटल करते हैं तो ये आ रहा है 1,25,000। नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश इनकम्स निल है। तो पहला जो हमारा आ गया प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऐड करके आता है 4,90,000। अब देखो बच्चों, जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज है ये आ रहा है माइनस का 85,000, ठीक है, 10,000 माइनस 95,000, ये आ गया माइनस का 85,000। तो हमारे पास फ्लो फ्रॉम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रहा है 4,90,000 माइनस 85,000। तो ये बच्चों हमारे पास आ रहा है 4,90,000 माइनस 85,000, ये आ रहा है 4,05,000। यहाँ पे मैंने लिखा 4,05,000। अब करा माइनस जो टैक्स पेड था 35,000, तो ये आएगा मेरे पास 3,70,000। 3,00,000 नेट फ्लो 3,70,000। अब बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे पास -340, 3,40,000 प्लस 20,000, ठीक है, -45,000। तो ये आ रहा है माइनस का 3,65,000 इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। अगर हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं 10,000 प्लस 1,10,000 माइनस 16,400 माइनस 10,000, फिर माइनस 3,600 माइनस 1,05,000 और हम करते हैं प्लस 1,00,000। तो ये बच्चों हमारे पास आता है 85,000। अब देखो 3,70,000 माइनस 3,65,000 प्लस 85,000, तो ये हमारे पास बच्चों आता है 90,000। तो अब हम करते हैं प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें हमने क्या लेना है, एक तो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स है। करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास कितने की हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स है बच्चों 15,000 की और कैश कितना है 25,000 का। तो 15,000 प्लस 25,000 मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने के हैं 40,000 के हैं। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, ये आ रहा है 1,30,000, जो कि है क्या, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये अभी हम बुक से चेक कर लेते हैं कि उधर कितनी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स है। क्लोजिंग में हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स है 5,000 की और कैश है हमारे पास 1,25,000 का, ठीक है जी। ये देखो अच्छे से करो। अच्छा बच्चे एक बात इस क्वेश्चन में जरूर आपने याद रखनी है, वो कौन सी बात है, इसमें हम प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे कर रहे। प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड इफ इंटरम और फाइनल डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बोलो तो मैं नोट लिख लेती हूँ, प्रेफरेंस डिविडेंड in this question is not paid. Preference dividend is paid only if a interim dividend or final dividend is paid on equity share.
इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। यहाँ पे हम इक्विटी शेयर्स पे, ऐसा कुछ नहीं है कि इंटीरिम डिविडेंड इज नॉट गिवन, इंटीरिम डिविडेंड हम नहीं पे कर रहे हैं। इस कारण इस क्वेश्चन में हमने प्रेफरेंस शेयर पे, प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं करा है। ठीक है, होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है मेरा सम नंबर 55 टीएस अग्रवाल 2025 से ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज 2025-2024 में शेयर होल्डर फंड, इसमें हमारे पास है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिबेंचर्स हैं। अदर करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हैं। ठीक है, एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, 10% की इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसपे हमने इंटरेस्ट लेना है 10%। ठीक है, करंट एसेट्स में हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेंटरीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। नोट्स टू अकाउंट्स में बच्चों हमारे पास शेयर कैपिटल है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है, सरप्लस इन द सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रेड रिसीवेबल्स में संडे डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हैं। अब बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है you are required that during the year 31st March 2025-2024 इक्विटी शेयर कैपिटल पे जो प्रपोज्ड डिविडेंड दोनों ईयर्स में नील है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे जो डिविडेंड है, प्रपोज्ड डिविडेंड है वो 10% है। A machinery with a book value of rupees 90,000 was sold for rupees 50,000. Depreciation charged during the year rupees 60,000. Debentures were issued on 1st April 2024. Investments were purchased on 31st March 2025. Preference shares were redeemed on 31st March 2024. And interim dividend at the rate of 15% was paid on equity shares on 31st March 2024. Fresh equity shares were issued at a premium of 5% on 31st March 2025. सबसे पहले बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 55 टीएस पेरेबल 2025 कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस नॉन कैश इनकम्स, प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद मैंने लिखा माइनस टैक्स पेड, नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसके बाद बच्चों फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं। पहले लिखा हुआ है प्रपोज्ड डिविडेंड की ट्रीटमेंट लिखी हुई है, तो सबसे पहले मैं एनपी देखती हूँ कि मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट मेरे पास है क्वेश्चन में जो रिजर्व एंड सरप्लस में ये 2 लाख से 4 लाख है, मीन्स रुपीज 2 लाख। ठीक है, अब लिखा गया है प्रपोज्ड डिविडेंड, तो प्रपोज्ड डिविडेंड कितने परसेंट है? प्रपोज्ड डिविडेंड है बेटा हमारे पास, प्रपोज्ड डिविडेंड हमारे पास आएगा लिखा हुआ है प्रपोज्ड डिविडेंड 10%। ठीक है, किस पे है? प्रेफरेंस शेयर्स पे। तो प्रपोज्ड डिविडेंड हमारे पास बनता है 10%, 3 लाख पे 10% 30,000। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पे करते हैं तो पी डिविडेंड मेरे पास बन गए रुपीज 30,000। आई डिविडेंड, इंटीरिम डिविडेंड, इंटीरिम डिविडेंड का रेट देख लेते हैं कि इंटीरिम डिविडेंड कितने का है। तो बच्चों इंटीरिम डिविडेंड है मेरे पास, ये है कितना आता है, ये करके कैलकुलेट करके देखते हैं, 15% ऑन इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, तो 2024 का तो 3 लाख का ये करते हैं 15%, ये आ जाता है 45,000। ठीक है जी, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह नहीं है इस क्वेश्चन में, तो अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 लाख प्लस 45,000 और प्लस, ठीक है, और प्लस हम करते हैं 30,000, तो बच्चों ये कितना आ रहा है? 2,75,000। इसको मैंने एनपी के कॉलम में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा
ऑनरी आइटम्स, इसमें मैंने लिख दिया। अब बच्चों देखो, जो डिविडेंड मेरे पेड थे वो और साथ में कहाँ पे आ जाएंगे, डिविडेंड पेड, पी डिविडेंड पेड, आई डिविडेंड पेड, ये दोनों मेरे जितने भी मैंने पे करे हैं 30,000 और 45,000, ये मेरे जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसमें भी आ जाएंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, ठीक है, और इंटीरिम डिविडेंड पेड, ये दोनों मैंने इंटीरिम डिविडेंड पेड, ठीक है, ये मैंने लिखा -30,000 एंड -45,000, -45,000, ये मेरी पहली एडजस्टमेंट है जो कि हो चुकी है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें लिखा गया मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ ₹90,000, तो हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट रुपीज, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट होएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो सबसे पहले बैलेंसेस पे देखते हैं, ये गिवन है 6 लाख का और 7 लाख का, 6 लाख एंड 7 लाख। इसके बाद बच्चों हमें गिवन है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, तो बाय डेप्रिसिएशन 60,000, बाय डेप्रिसिएशन 60,000। उसके बाद हमें लिखा गया है जो मशीनरी को हमने सेल करा है, बुक वैल्यू ₹90, सोल्ड फॉर ₹50,000, तो बाय बैंक 50,000, बाय P&L लॉस, बाय P&L लॉस, लॉस कितना हो गया हमें 40,000 का। तो अब हम देखते हैं कि बैलेंसेस आर इक्वल और नॉट। हमारी क्रेडिट साइड इज बिगर, इट इज कमिंग 8,50,000, ठीक है, 8,50,000 में से 6 लाख को माइनस कर दिया तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई टू बैंक 2,50,000 की, ठीक है बच्चों। अब देखो इसकी पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी ये लिखी 50,000 के, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारे पास था 40,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये बनी 40,000 के। लॉस के बाद बच्चों अब हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास 60,000 के, ठीक है। अब हमने लिखा परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी ये आ गई -2,50,000 की, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट्स क्या कहती हैं। अब बच्चों हमने डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2024, डिवेंचर्स पे आते हैं। डिवेंचर हमारे पास कितने के थे 2 लाख के, और हमने इशू करे 2024 में, ठीक है। तो हमने कितना पैसा यूज करा, इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स ये हमारे पास आ गए 1 लाख के, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स हमारे पास थे पहले 2 लाख के, फिर 3 लाख के हो गए, ये 1 लाख के आगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमने 2025 को किस पे इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि हमने ये इशू करे थे 1 अप्रैल 2024 को, तो हमें इंटरेस्ट पे करना है 31 मार्च 2025 को। तो हमें कितने किस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3 लाख पे। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 3 लाख का 10% ये बनता है 30,000,
रुपीज 30,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नॉन कैश एक्सपेंडिचर में चला गया 30,000। ठीक है, और देखो बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की ट्रीटमेंट कहाँ पे आएगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमारा जाएगा माइनस में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड माइनस 30,000। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी एडजस्टमेंट अभी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट पे देखते हैं हम बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख से 2 लाख की हो गई, तो ये हमारे पास आएगा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 1 लाख की, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स ये आ गई हमारे पास माइनस 1 लाख की। ठीक है जी, हमने इन्वेस्टमेंट कितने में बाय करी है? हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करा है, इसको हमने लिखा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को माइनस में 1 लाख। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इस पे हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा हमारा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है इन्वेस्टमेंट आर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को पहले इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, 31 मार्च 2025 को ये हुई है 2 लाख की। इसका मतलब हमने इस पे किस पे इंटरेस्ट रिसीव करना है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख का 10%, ये कितना बन गया बच्चों? ये बन गया 10,000। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड कितना था? 10,000, और साथ ही ये नॉन कैश इनकम में आ गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आ गया माइनस करेंगे 10,000 को। ठीक है जी, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, हमारी देखो एडजस्टमेंट और कौन सी रह गई है, लिखा हुआ है फ्रेश इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट 5% प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर हमारे पास थे 3 लाख, 3 लाख से हो गए 5 लाख के, 2 लाख के, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 2,10,000, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ये आ गए हमारे पास 2,10,000 के। ठीक है बच्चों, अब ये सारी एडजस्टमेंट है वो हमारी हो चुकी है। तो शुरू से हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल हमने इशू ऑफ इक्विटी शेयर डाल लिया है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हमने डाल लिया है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। हाँ जी बच्चों, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये हमने डाल लिया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये हो गया माइनस 1 लाख में। ठीक है जी, अब चेक करते हैं और क्या रह गया हमारा, ये सारा हो चुका है। 1 बाय 1 स्टेटमेंट देखो, शेयर कैपिटल हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, डिबेंचर्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है, ट्रेड पेएबल्स, तो अब हम बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास, सॉरी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गई, ट्रेड पेएबल्स। तो बच्चों इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स 80,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स ये मेरे पास आ गए 80,000 के। उसके बाद बच्चों ट्रेड पेएबल्स के बाद हम देखते हैं और क्या हमारे पास गिवन है। इसके बाद बच्चों इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज देखो हमारे पास है
इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 1 लाख से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री ये लिखा माइनस में लिखा 1 लाख, फिर लिखा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स मींस डेटर्स, ये हमारे पास कितने से इंक्रीज हो रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, ये हो रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख से, इंक्रीज इन डेटर्स माइनस का आ गया 1 लाख, इंक्रीज इन प्रोविजन, प्रोविजन में इंक्रीज हुई है 10,000 से, ये हमारी आती है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, ये नॉन कैश एक्सपेंस में आता है, ये हमारे पास आ गए रुपीज 10,000 से। ठीक है जी, अब देखो बच्चों कैलकुलेशन करते हैं। 2,75,000 नॉन कैश एक्सपेंसेस का टोटल है 1,40,000 माइनस जो अब हम 10,000 करेंगे तो प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ये आ रहा है 4,05,000 से, उसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया 1 लाख, फिर माइनस 1 लाख एंड 80,000 प्लस का, तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस 1,20,000, 4,05,000 माइनस करा 1,20,000, तो ये मेरे पास आ गया 2,85,000, 2,85,000 टैक्स पेड नील था, नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,85,000। ठीक है जी, अब हम चलते हैं बच्चों कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास 50,000 माइनस 2,50,000 माइनस का 1 लाख है और प्लस का 10,000 है, तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस 2,90,000, फिर माइनस 30,000 माइनस 45,000 प्लस 1 लाख माइनस 30,000 प्लस 2,10,000 माइनस 1 लाख, तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस प्लस में 1,05,000। बच्चों इन सबको अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो देखो मेरे पास कितना आ रहा है 2,85,000 माइनस 2,90,000 प्लस 1,05,000, तो ये मेरे पास आ रहा है 1 लाख प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट, कैश एंड कैश इक्वलेंट आंसर आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट। कैश इक्वलेंट में क्या क्या है, एक तो हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं 50,000 की और कैश कितने का है 20,000 का। अगर मैं प्लस करती हूँ 70,000 तो मेरा आंसर आ रहा है 1,70,000। मेरे पास क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं कितने की, मेरे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स है 90 की, ठीक है, और 80,000 का कैश है, तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है जी बच्चों, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चे, ये मैंने सारा आपको कवर करा है, मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड की ट्रीटमेंट बताओ। तो बच्चों अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड आता है तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड को आपने माइनस करना है, जैसे आप करते हैं ना एनपी प्लस जितने डिविडेंड्स है वो प्लस करते हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को आप करते हो प्लस करते हो, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड को आपने प्रॉफिट में से माइनस कर देना है, और जब आप करते हो फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस टैक्स पेड, ठीक है, उसके बाद नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है, इसमें आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड को ऐड कर देना है। ठीक है जी,
बस यही ट्रीटमेंट है बच्चों। इसी के साथ ही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़े अच्छे से मैंने कवर करा है। अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करते हो तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके बड़े आराम से कवर हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो कैसे आएगा, या तो पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी आ जाती है, कई बार वो बोल देते हैं कि फाइंड आउट इन्वेस्टिंग, जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इन्वेस्टिंग इनफ्लो या इन्वेस्टिंग आउटफ्लो का बारे में बताओ, फाइनेंसिंग इनफ्लो और फाइनेंसिंग आउटफ्लो। कई बार ये भी बोल देते हैं कि कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं जितना आपको पार्ट बोल देते हैं, ये भी कह सकते हैं कि कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कैलकुलेट प्रॉफिट्स, कैलकुलेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बच्चों करोगे तो आपके जो जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो बीच में से कवर हो जाएंगे। ठीक है, होप कि आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ लगा होगा बच्चों। जब अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इसको अपने तक के लिए आपने रखना। अगर आपको समझ लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।